नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की ओर। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न, भारत हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिस्टलिक किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसमें ऑप्शन है भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और ओमान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और तुर्कमेनिस्तान। तो अभी दोस्तों जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डिस्टलिक का आयोजन किया गया और अभी चल रहा है। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डिस्टलिक का आयोजन किया गया और इसमें 16 अप्रैल 2025 से यह शुरू होकर के 28 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। साथ ही साथ अभ्यास पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेश प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास की प्रकृति की बात करें और उद्देश्यों की बात करें तो यह एक बटालियन स्तर को सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्र की मुक्ति के लिए भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त ऑपरेशन को मजबूत करना है। साथ ही साथ 2025 के अभ्यास में अर्ध शहरी सेटिंग्स में संयुक्त बह डोमेन ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, खोज और नष्ट करने के ऑपरेशन और विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन स्थापित किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है 52वें राष्ट्रपति के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो है शपथ लेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BR गवई भी कहते हैं। तो वो शपथ लेंगे। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ें। तो न्यायमूर्ति BR गवई का शपथ ग्रहण कब होगा? 14 मई 2025 को इनका शपथ ग्रहण होगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। वह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही साथ उनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 14 मई 2025 से शुरू होगा और वह 23 नवंबर 2025 तक इस पर पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति होना है, जो कि 14 मई को हो जाएंगे। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और न्यायमूर्ति गवई का नाम उनके द्वारा केंद्रीय सरकार को सिफारिश किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ें। तो न्यायमूर्ति गवई जी के कुछ फैसले भी प्रमुख रहे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया और जिसमें दिसंबर 2023 में इन्होंने फैसला दिया था। न्यायमूर्ति गवई 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। और चुनावी बांड से संबंध भी इनका रहा है। चुनावी बांड योजना को रद्द करने वाली पीठ का हिस्सा थे, जिसने राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई थी। नोटबंदी के मामले में भी इन्होंने निर्णय दिया था। तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को 4-1 के बहुमत से मंजूरी दी थी। आरक्षण पर फैसला भी इनके द्वारा दिया गया था। तो 7 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसने माना कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। तो अभी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट देख रहे होंगे कि एससी में उप वर्गीकरण कर चुकी है और वहाँ पर 1%, 9% और 5% यानी 3 समूहों में बांटा गया है एससी समुदाय को।
और उसके तहत जो है 1%, 9% और 3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये आरक्षण से संबंधित भी प्रमुख फैसला यानी उप वर्गीकरण में इनका योगदान था। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे यानी शुरुआत में, और 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है, यानी संसद को अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसमें प्रमुख योग्यताएं क्या है? तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पर जन्म का कोई जिक्र नहीं है, और भारतीय नागरिक होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल तक या लगातार 2 ऐसी न्यायालयों में सेवा की हो। वैकल्पिक रूप से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या कुल मिलाकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और तीसरा है योग्यता, राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के संबंधित 2 न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। तो ये कोलेजियम प्रणाली की बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो धरती का तीसरा पोल किसे कहा जाता है? तो हिमालय, एंडीज, हिंदू कुश किसे कहा जाता है? तो धरती का तीसरा पोल, तो ये हिंदू कुश को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हिंदू कुश हिमालय के पश्चिम में 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे तीसरा ध्रुव यानी 3rd पोल माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये 2 प्रमुख जो है पोल हैं, ध्रुव हैं, और इसमें तीसरा पोल है हिंदू कुश, जिसे हम लोग 3rd पोल के रूप में जानते हैं। इसे तीसरा ध्रुव यानी 3rd पोल माना जाता है और यह जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यह पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ डेटा एकत्र करना मुश्किल है, और यह क्षेत्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक फैला हुआ है। 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, तो अगला प्रश्न क्या है? ये चलिए प्रश्न के रूप में नहीं है। हाल ही में बनारस की शहनाई को जीआई यानी भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारसी शहनाई के लिए जीआई प्रमाण पत्र रमेश कुमार बनारस के एक प्रसिद्ध कारीगर को व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। तो यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है किसे? बनारस की शहनाई को। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसे हम शहनाई वादक के रूप में भी जानते हैं, और ये अभी चर्चा में इसलिए है कि बनारस के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सबसे बेहतरीन शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और उनका प्रारंभिक नाम कमरुद्दीन खान था। उन्हें 3 पद्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्म विभूषण 1980 में। ठीक है। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था, और वे
तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे जिनका यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है जिनको। चलिए आगे बढ़ें तो भौगोलिक संकेतक के बारे में देख लें। तो भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में। तो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है और यह उत्पादन के दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका विधिक ढांचा की बात करें तो यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स पर WTO समझौतों के द्वारा विनियमित एवं निर्देशित किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जीआई टैग के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक या टैग एक नाम या चिन्ह होता है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, जो विशेष उत्पादों पर लगाया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित होता है। जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत मान्यता प्राप्त है और यह पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेदों के तहत आता है। भारत में पहले जीआई टैग की बात करें तो 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था और इसके नोडल मंत्रालय क्या है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य भी रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च, 21 अप्रैल, 1 मई और 5 जून। तो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कल ही जो है 21 अप्रैल था और भारत में सिविल सेवा दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। तो इसके शुरुआत की बात करें यानी ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कार्नवालिस का समय 1793 में एक व्यवस्थित और योग्यता आधारित नौकरशाही की स्थापना की गई थी और 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी जहां पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये कॉलेज स्थापित किया गया था और 1853 में मैकाले समिति ने सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा की सिफारिश की थी जिसे 1855 से लंदन में आयोजित किया गया था। उसके बाद एचिसन आयोग भी बना था 1886 में और उसने सार्वजनिक सेवा में नियुक्त करने की सिफारिश की थी कि भारतीयों को भी इसमें नियुक्त किया जाए और इंग्लिस्टन आयोग बना था 1912 में। इसने सुझाव दिया था कि उच्च पदों पर 25% भारतीयों को भरा जाए। साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था 1926 में जिसे भारतीय लोक सेवा आयोग यानी संघीय लोक सेवा आयोग का के रूप में जाना जाता था। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जो है ICS को IS के रूप में पुनर्गठित किया गया और 1950 में संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित किया गया। तो चलिए हम लोग, ये तो हो गया प्रमुख कुछ ऐतिहासिक पहलू। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन सिविल सेवकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। सिविल सेवाएं देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये सेवाएं नीति निर्माण, प्रशासन और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सिविल सेवा दिवस की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी और इस दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंधन को याद किया जाता है और पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था और उन्होंने सिविल सेवकों के लिए 3 सुझाव भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि आम लोगों को अपना समझो, यानी सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आम लोगों को आप अपना समझिए।
दूसरी बात उन्होंने कही थी कि नेकी की राह पर चलिए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि पॉलिटिक्स से आप दूर रहिए। तो ये 3 प्रमुख सुझाव थे और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। यह दिन सिविल सेवकों को प्रेरित करने और उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करने का अवसर है। सिविल सेवक जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। साथ ही साथ वे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सेमिनार, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित भी किए जाते हैं और सिविल सेवकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाता है। यह दिन पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। सिविल सेवाएं देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करती हैं और गरीबी, असमानता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सिविल सेवक काम करते हैं। यह दिन युवाओं को सिविल सेवा में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। सिविल सेवा दिवस प्रशासन में नवाचार और सुधारों पर जोर देता है। डिजिटल प्रशासन और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा होती है। यह दिन सिविल सेवकों को समर्पण और सेवा भाव के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः यह देश के विकास में सिविल सेवाओं के महत्व को उजागर करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग भी और बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और स्थायी कार्यपालिका के भाग बनना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग सफल होइए, यही हमारे टीम की कामना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 में एक संधि के अनुसार वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था और इसकी राजभाषा है लातिनी और यह इटली के रोम के अंदर स्थित है। तो किसकी बात हो रही है? वेटिकन सिटी की बात हो रही है। तो वेटिकन सिटी अभी क्यों चर्चा में है भाई? तो अभी जो है वहाँ पर जो पोप फ्रांसिस थे उनकी मृत्यु हो गई है और वो धर्मगुरु थे ईसाई धर्म के। तो इसीलिए ये प्रश्न सामने है और इसकी राजभाषा जो है, वेटिकन सिटी की राजभाषा लातिनी है, ये भी सही है। और यह इटली के रोम के अंदर स्थित है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। पूछ रहा है क्या कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। तो हालिया खबरों के अनुसार वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस के बारे में देख लें तो पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था और 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2013 को इन्हें पोप चुना गया था। इन्होंने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में फ्रांसिस नाम अपनाया और रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने। वे दक्षिण अमेरिका और जेसुइट संप्रदाय के पहले पोप हैं। उनका आदर्श वाक्य है मिसेरांडो एटके एलिगेंडो, यानी यह एक लैटिन वाक्यांश है और जिसका अर्थ होता है दया करके उसे चुनकर, इसका अर्थ होता है। नए पोप का चुनाव कैसे होता है? तो पोप की मृत्यु के 15 से 20 दिनों के भीतर नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव शुरू होता है और केवल 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल्स वोट देने के पात्र होते हैं और उनकी संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही साथ चुनाव प्रक्रिया में मतपत्रों की एक श्रृंखला शामिल होती है और प्रतिदिन 4 तक या जब तक कि कोई उम्मीदवार 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वोटिंग किया जाता है। मतदान के बाद मतपत्रों को जलाया जाता है और इसमें जो धुआं निकलता है उससे तय होता है कि कौन अगला पोप बनेगा। तो काला धुआं फुमाता नेरा यानी अनिर्णित मतदान का संकेत है और सफ़ेद धुआं फुमाता बियांका नए पोप के चुनाव का संकेत है। नए पोप की घोषणा और पदभार ग्रहण की बात करें तो जब कार्डिनल बहुमत प्राप्त कर लेते हैं तो वे पोप का नाम चुनते हैं। वरिष्ठ कार्डिनल डेकन सेंट पियर बेसिलिका की बालकनी से हैबेमस
पापम अर्थात हमारे पास एक पोप है कहकर घोषणा करता है एवं नए पोप को उनके चुने हुए नाम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब चलिए हम लोग वेटिकन सिटी के बारे में देख लेते हैं। तो वेटिकन शहर राज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था और इसकी राजभाषा लातिनी और यह इटली के रोम के अंदर स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा और स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु पोप का निवास स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ओरियोग्राफिक लिफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बारिश करती है। ऑप्शन बी है गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा अवतलित होती है और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना हुई और उसी से संबंधित ये शब्द है ओरियोग्राफिक लिफ्ट। तो हवा जब ऊपर उठती है और ठंडी होकर बारिश करती है तो इसी को ओरियोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम व्याख्या को देखते हैं। तो क्या होता है बादल फटना? तो बादल फटना एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तकनीकी रूप से यदि एक जगह पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर यानी 100 mm या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। यह आमतौर पर स्थानीय, तीव्र और अत्यधिक विनाशकारी होता है क्योंकि ये कम क्षेत्र में होता है और ये विनाशकारी होता है। बादल फटने की प्रक्रिया होती कैसे है? तो अत्यधिक नमी वाले बादल एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, पानी की बूंदें आपस में टकराकर बड़ी होती जाती हैं और बादल का भार बढ़ता जाता है। जब बादल अपने भार को सहन नहीं कर पाता है तो वह पानी को अचानक जमीन पर छोड़ देता है। इसे वैज्ञानिक रूप से संघनन यानी कंडेंसेशन और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की क्रिया कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसे ये कोई जल स्रोत है, जब इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये इसमें जो जल भरा होता है इसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होकर के ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जब ऊपर उठती है तो ये कंडेंस हो जाती है यानी क्या होता है, इसका संघनन हो जाता है और जब ये आपस में मिलती हैं और भारी होती जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के द्वारा पुनः ये बारिश कराती हैं। तो ये इसी से संबंधित ये घटना है। बादल फटना पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादा क्यों होता है? तो पहाड़ों की ऊंचाई के कारण बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। अटके हुए बादल अधिक नमी इकट्ठा करते हैं। जैसे ही ये संतुलन खोते हैं तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओरियोग्राफिक लिफ्ट, जहां हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बारिश करती है। चलिए बादल फटने के कुछ खतरे भी हैं। तो जैसे फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का आ जाना, भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी और चट्टानें गिरना। तो जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, तो जब इरोजन होता है या वेदरिंग की प्रक्रिया होती है तो जब कोई भी भूखंड टूट करके यहीं पर इकट्ठा हो जाए तो स्थानिक क्रिया है और जब ये ढलान पर लुढ़कते हुए तेज़ी से स्लाइड करने लगे तो इसी को भूस्खलन कहते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में दिखता है। साथ ही साथ बादल फटने से और क्या खतरे होते हैं? तो नदी नालों का उफान बढ़ जाता है, जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ढलान वाले इलाकों में तबाही होती है, पानी बहुत तेज़ी से गति से नीचे की ओर बहता है और रास्ते में सब कुछ बहा ले जाता है। जान माल की भारी हानि भी होती है। तो अभी देख रहे होंगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जान माल की हानि हुई है और वहाँ पर अस्त व्यस्त माहौल बना हुआ है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितने भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया है?
तो 1, 2, 5 और 10। तो अभी 2 भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया है किसमें, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं, फिलहाल में अभी वर्तमान में 2 अभिलेख शामिल किए गए हैं। और वो है कौन कौन, तो भागवत गीता है और दूसरा क्या है, नाट्य शास्त्र है। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कुल भारतीय अभिलेखों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो 14 हो गई है, ये याद रखिएगा। तो कुल अभिलेख कितने दर्ज हैं, 14 है। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने 74 नए अभिलेखों को इस रजिस्टर में जोड़ा, जिसमें से 2 भारतीय हैं। इन अभिलेखों में वैज्ञानिक क्रांति, महिलाओं के योगदान और बहुपक्षवाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषय शामिल हैं। कुल मिलाकर अब रजिस्टर में 570 आलेख शामिल हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। इसमें कुल 700 श्लोक होते हैं जो 18 अध्यायों में विभाजित हैं। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है जो महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर हुआ था। चलिए नाट्य शास्त्र की बात करें तो इसकी रचना भरत मुनि ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी और इसमें 36,000 श्लोक इसमें शामिल है। इसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है और यह नाट्य वेद का सार है जो प्रदर्शन कलाओं की मौखिक परंपरा का वर्णन करता है। नाट्य शास्त्र पर विस्तृत रूप से नाटक, अभिनय, रस, भाव और संगीत का अध्ययन किया गया है। इसे भारतीय रंगमंच, काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नृत्य और संगीत की नींव भी माना जाता है और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में इसका मूल रूप से संरक्षण किया गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की बात करें तो 1992 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अभिलेखों को संरक्षित करना और उन्हें दुनिया भर के लोगों के लिए सुलभ बनाना है। यह दस्तावेजी विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में कितने प्रतिशत आरक्षण की सीमा तय की गई थी। अब ये इंदिरा साहनी का वाद जो है 1992 का है और अभी क्यों चर्चा में है, तो अभी जो है कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ओबीसी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की योजना बना रही है। तो आरक्षण की सीमा जो निर्धारित की गई थी इंदिरा साहनी वाद में, उसके सीमा को क्रॉस कर रही है, तो इसीलिए चर्चा का विषय है। तो अभी जो है हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में कितने प्रतिशत आरक्षण की सीमा तय की गई थी, तो 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी। चलिए हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी बराबर रखा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों की संख्या भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन वहीं 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण से संबंधित ये प्रावधान है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण 10% निर्धारित किया गया था और जिसे जो है अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधानिकता करा दी कि ये संवैधानिक है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, इसलिए यह 50% की सीमा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान में ये मामला क्या है, तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में जाति आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए जाति सर्वेक्षण कराया था और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न समुदायों और जातियों के बारे में अधिक विस्तृत आंकड़े जुटाना था ताकि नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर निर्णय लिया जा सके। इस सर्वे में 1.26 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था और यह 2015 में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत शुरू किया गया था। कर्नाटक जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या राज्य की समष्टि का 69.6% होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से लगभग 38% अधिक है।
कोक्कालिगा यानी 12.2% और लिंगायत 13.6% जैसे प्रमुख समुदायों की जनसंख्या में संख्यात्मक गिरावट दर्ज की गई है। ओबीसी कोटा को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की अनुशंसा की गई है और यह बढ़ोतरी 50% आरक्षण सीमा के खिलाफ जाती है, जो इंदिरा साहनी 1992 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई थी, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जाति सर्वेक्षण यानी जनसंख्या के नमूने से डेटा एकत्र करने की एक विधि है जो जाति आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो अभी फिलहाल में महाराष्ट्र ने इसे हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में घोषित किया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत उठाया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है, जो कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों में लागू होगा। पहले इन स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी ही अनिवार्य भाषाएं थी, अब जो है तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में जोड़ने से बच्चों को भाषाई विविधता में निपुणता मिलेगी और उनके संवाद कौशल में सुधार होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की बात करें तो 2020 में 3 भाषाओं की प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिसे त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। और अभी देखा आप लोगों ने किस तरीके से तमिलनाडु भी इस पर विवाद खड़ा कर रहा था, जिसका हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में जिक्र किया था। तो यदि आप रेगुलर जुड़े होंगे इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम से तो आप लोग को पता होगा। तो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित पर विचार करें। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़ने वाली गिलहरी और हिम तेंदुआ उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो काली गर्दन वाला सारस ये पाया जाता है, उड़ने वाली गिलहरी ये भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और हिम तेंदुआ ये भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। रही बात चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता, जिसे 17 सितंबर 2022 को भारत में फिर से जो है नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो ये प्राकृतिक रूप से तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का। और अभी ये क्यों शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत कुछ प्रमुख अभी मुद्दे सामने आए हैं और उसे देखते हैं हम लोग। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 1, 3 और 4 यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बात करें तो भारत को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का मुख्यालय और सचिवालय नामित किया गया है। आईबीसीए के बारे में देख लें तो यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसे भारत ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई थी? 1973 में। और उसी के बाद जब 50 वर्ष इसके पूरे हो गए थे तो भारत ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे लॉन्च किया था। किसे? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व की 7 प्रमुख बिल्लियों जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देना है। कानूनी स्थिति की बात करें तो 5 देशों जैसे भारत, लाइबेरिया, एस्वातिनी और सोमालिया और निकारागुआ द्वारा अनुसमर्थन के बाद आईबीसीए एक पूर्ण वैश्विक कानूनी इकाई बन गया है। भारत ने सितंबर 2023 में औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण की।
इसके सदस्यता की बात करें तो IBCA की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है, चाहे वे ऐसे देश हों जहां ये प्रजातियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं या वे देश जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ प्रजातियां हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है IBCA का। जो इसमें 7 बिल्लियां हैं वो उनकी IUCN स्थिति भी यहाँ पर दी गई है। तो जैसे बाघ है तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और ये IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त में सूचीबद्ध है। ठीक है। वहीं शेर की बात करें तो पैंथेरा लियो है और इसे असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। तेंदुए की बात करें तो पैंथेरा पार्डस है, इसे भी असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। हिम तेंदुए की बात करें तो पैंथेरा आंसिया है, इसे भी असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। और प्यूमा की बात करें तो प्यूमा कानकलर, यह कम चिंतनीय है। जगुआर की बात करें तो पैंथेरा ओंका यानी निकट संकटग्रस्त है। और चीता की बात करें तो एसिनोनिक्स जुबेटस, यह असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है इसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो प्रकार की गैसें हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अम्ल वर्षा एक व्यापक शब्द है जिसमें ऐसी किसी भी वर्षा को शामिल किया जा सकता है जिसमें अम्लीय घटक यानी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड मौजूद होते हैं। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और औद्योगिक गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। जैव ईंधन तथा कृषि अवशेषों का दहन होता है, विस्फोट और परिवहन से होने वाला उत्सर्जन, ये सब इसमें शामिल होती हैं। चलिए तो कैसे पता चलता है कि ये एसिड रेन है या एल्कनाइल रेन है? तो इसका हम लोग पीएच के रूप में देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएच कह देते हैं। और यह मापने का एक पैमाना है जो किसी भी पदार्थ के अम्लीयता यानी एसिडिटी या क्षारीयता एल्केनिटी को दर्शाता है। पीएच लेवल कैसे पढ़ते हैं? तो पीएच लेवल एक पैमाना है जो यह मापता है कि किसी पदार्थ का अम्लीयता या क्षारीयता कितनी है। यह 0 से 14 तक पैमाने पर मापा जाता है। pH 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय। pH 7 जो अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका pH मान उतना अधिक अम्लीय नहीं होता है, यानी 7 से कम होता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है। जब pH 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, जिसका अधिक pH उतना अधिक क्षारीय होता है। pH लेवल को मापने के तरीके, तो pH इसे दो तरीके से मापते हैं। तो pH पेपर से मापते हैं। तो pH पेपर या लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर इसे पानी या किसी तरल पदार्थ में डुबो कर देखा जाता है कि पेपर का रंग क्या बदलता है। लिटमस पेपर के माध्यम से भी देखा जाता है। तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में डालने पर लाल हो जाता है, वहीं लाल लिटमस पेपर क्षारीय घोल में डालने पर नीला हो जाता है। लाल जो है नीला हो जाता है और नीला जो है क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।